गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो नीट का पेपर आज हुआ है उसके फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पेपर में कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। आओ हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है, कह रहा है कि वाटर टैंक है, वन वॉल जो है यहाँ दिया हुआ है, बहुत वाइड है और सरफेस टेंशन डेंसिटी ये सब बातें दी हुई हैं। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। और इसका शेप कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू एल बता रखा है और ये सब बातें दे रखा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ लिया है कुछ इस तरह से। लेट सपोज ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। हाँ, ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट होगा। और एक पॉइंट जो कि वेल इनसाइड द लिक्विड है, सपोज करो इधर, पॉइंट का नाम ए कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम डी कर देते हैं। एक बात देखो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या कि डी का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू सी का प्रेशर, दोनों सेम लेवल पे है। और एक बात और समझ में आ रहा है कि जो ए का प्रेशर आएगा प्लस रो जी वाई मस्ट बी इक्वल टू सी का प्रेशर। और अगर अपने को इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखेंगे, जब कैपिलरी एक्शन आता है तो कैपिलरी एक्शन में जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 2T/R। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक तरह से ये दो वॉल वाला केस है तो यहाँ जो एक्सेस प्रेशर आता है वो आता है T/R। तो आप ये लिख पाओगे कि P0 माइनस PA इज इक्वल टू S/R। ये R जो है इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि जो D का प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होने वाला है। ठीक है, अब A का प्रेशर यहाँ से निकाल लो तो A का प्रेशर आ जाएगा P0 माइनस रो जी वाई। इस A को यहाँ ला के डाल दो तो ये आ जाएगा रो जी वाई इज इक्वल टू S/R। यानी हमारा मेन टारगेट रह गया है उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना। इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है 1/R इज इक्वल टू d2y/dx² मॉड डिवाइडेड बाई 1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 3/2। देखो, आपको ये कह रखा है कि जो थीटा नॉट की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो थीटा नॉट की वैल्यू अगर छोटी है और ये कह रखा है कि थीटा नॉट की वैल्यू अगर बहुत छोटी है, इसका मतलब जो dy/dx आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आएगा। जब dy/dx को आप नेग्लेजिबल कर दोगे, ये कह रखा है ना कि यहीं पे ये वाला थीटा नॉट जब छोटा है तो बाकी सब पॉइंट्स पर थीटा की वैल्यू और भी छोटी होगी। यानी dy/dx टेंड्स टू जीरो। और जैसे ही dy/dx को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी एज 1/d2y/dx। अब कुछ नहीं करना है, इस r को लाके यहाँ पे डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा रो जी वाई इज इक्वल टू
एस डिवाइडेड बाई आर, तो ऊपर चला जाएगा ये। तो आप देखोगे अपने को फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रो जी वाई डिवाइडेड बाई एस। और आप देख सकते हो कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एक्स। तो अपना सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इस पेपर का सबसे अच्छा प्रॉब्लम है। और जरा हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, आईपीएस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ये सब दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस माइक्रोस्कोप क्या होगा। वैसे जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आता है वो आता है एल बाई एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई डी ई बाई डी बाई एफ ई। जहाँ जहाँ एल आ रहा है वहाँ पे डाल दीजिए 40 सेंटीमीटर। जो एफ ओ आ रहा है वो है 2, डी अपना 25, और जो एफ ई है वो है 4। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10, और ये अपना हो जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 125, यानी कि अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आओ थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज दिया हुआ है और वो इतनी स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और इंजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ वगैरह अपने को दिया हुआ है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ लगाना चाहते हैं और चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ना हो। तो आपको एक बात पता होगा, एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर में आपको पता है कि ई बी और सी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और आप अगर चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करे, उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय मैग्नेटिक फोर्स। और जब उसको करोगे तो देखोगे आएगा वी की वैल्यू आती है ई बाई बी। जहाँ जहाँ ई आ रहा है निकालना क्या है अपने को। अप्लाई, ठीक है, ई निकालना है अपने को, तो ई कैन बी रिटन एज भी इंटू बी। भी अपने को दे रखा है C/100, यानी 3 × 10⁻8/100। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻⁴। देखेंगे आंसर आ जाएगा 27 × 10⁻⁶, और साथ में ऐसा भी है, ये आ जाएगा 27 × 10⁻²। ठीक है ना, ये अपना वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि आंसर जो है अपना सेकंड वाला हो जाएगा। देखो मेन इसमें है कि आपको ये जानना है कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, वी और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वी है वो ई और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो इंक्लाइंड हैं, सेम एंगल इंक्लिनेशन दिया हुआ है, एक रफ है दूसरा स्मूथ है। कह रहा है कि जो एक बॉडी है वो 2 टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन।
तो ये निकालना है, ठीक है। आओ देखो, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका। एंगल दिया है कि आपने को, हाँ दिया है। एक बॉडी अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है तो जो उसका एक्सलरेशन आता है वो आता है जी साइन थीटा। और जब एक बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही होती है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो उसका एक्सलरेशन जो आता है वो आता है जी थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब जो बोला है वो कर दो। यहाँ जो टाइम लगने वाला है, एल इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी नॉट का स्क्वायर। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो रफ वाला है उसमें जो टाइम आने वाला है वो आने वाला है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टू टी नॉट का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। दोनों एल को इक्वेट कर दो। देखो थीटा 45 है, तो थीटा अगर 45 है तो साइन 45 कॉस 45 इक्वल होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होंगे देखो जब इक्वेट करोगे तो। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में वन रह जाएगा। यहाँ क्या क्या रह जाएगा देखो, हाफ कैंसिल आउट हो गया है, जी कैंसिल आउट हो गया है, यानी ये मेरे हिसाब से 4 टाइम्स ऑफ 1 - म्यू रह जाएगा। ठीक है, यानी 1 - म्यू कैन बी रिटर्न एज 1/4। तो म्यू कैन बी रिटर्न एज 3/4, यानी 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर इतना। कह रहा है उन पे लगने वाले फोर्स जो है ब्रेक की वजह से ऐसा है। चलो देखो, आप समझ लीजिए कि कोई कार भाग रहा है जिसकी उसकी स्पीड है यू, मास उसका एम है, और हमने उसको यहाँ तक रोक दिया है बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और ये डिस्टेंस का नाम हमने एस कर दिया है। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें तो हम ये लिख पाएंगे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी हाफ एम यू स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ इंटू एस। और ये अपना काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल वाला। देखो एफ निकालना है ना, यानी एफ कैन बी रिटर्न एज k/s। ठीक है, यानी एफ ए बाई एफ बी कैन बी रिटर्न एज के ए बाई के बी एंड एस बी बाई एस ए। के बाई के बी अगर फाइंड आउट करो तो ये आ जाएगा 100/225, और एस बी बाई एस ए फाइंड आउट करो तो आ जाएगा 1500/1000। तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल कर दो और 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 150/225। ये आ जाएगा 6/9, यानी कि 3। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो ये तो थे पहले 5 के आपके आंसर्स। ठीक है, होप है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आंसर्स अभी हम देखते हैं।